तो दोस्तों आज हो गया 11 जून 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में विपक्षी दल भाजपा ने सत्ताधारी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के महाविकास आघाड़ी गठबंधन को झटका देते हुए राज्यसभा की 6 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज किया है। आपको बता दें कि भाजपा के पास पर्याप्त संख्या नहीं थी, लेकिन 17 विधायकों के मतों का जुगाड़ करके फडणवीस ने शिवसेना सुप्रीमो और सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे एक सीट निकाल ली। इसके साथ ही फडणवीस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो सियासत के मैदान के मजे हुए खिलाड़ी है। पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कथित विवादित टिप्पणी के मामले में भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने शनिवार को बताया है कि जामा मस्जिद प्रोटेस्ट के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस प्रदर्शनकारियों की पहचान की कोशिश कर रही है। दरअसल निलंबित भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जुमे की नमाज के बाद लोगों ने जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया था। नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही ईडी ने कांग्रेस सोनिया गांधी के लिए दोबारा समन जारी किया है। ईडी ने उन्हें अब 23 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद सोनिया गांधी ने ईडी से पेश होने के लिए 3 हफ्ते का समय मांगा था। इससे पहले ईडी ने सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उससे पहले ही वो कोरोना संक्रमित हो गई है। इसी मामले में ईडी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी समन जारी किया है। जांच एजेंसी ने राहुल गांधी को 13 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विकास कार्यों के बाद भी राष्ट्रीय राजधानी का हरित क्षेत्र घटा नहीं है। केजरीवाल ने कहा है कि वृक्ष प्रत्यारोपण नीति लागू करने वाला दिल्ली देश का पहला और अकेला राज्य है। सीएम ने कहा है कि विकास और विनाश एक सिक्के के 2 पहलू है, लेकिन दिल्ली सरकार ने ये धारणा खत्म कर दी है क्योंकि यहाँ विकास की आंधी में हरियाली कम होने की बजाय और ज्यादा लहराई है। कानपुर हिंसा के बाद शुक्रवार को प्रयागराज समेत यूपी के कई जिले में हिंसक प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी जिलों के डीएम, पुलिस कमिश्नर, एसएसपी और एसपी शामिल होंगे। आपको बता दें कि शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ निर्देश दिया है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जिन लोगों ने भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश की है उन्हें सबक सिखाने को कहा है। आपको बता दें कि जिले के अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुली छूट दे दी गई है। नीतीश कुमार सरकार बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर मुमकिन कोशिश में लगी हुई है। इसी को लेकर सरकार अब हर जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि इसी क्रम में बिहार सरकार भागलपुर और बांका जिले को चमकाने जा रही है। दरअसल बिहार सरकार के उद्योग विभाग की ओर से इन दोनों जिलों के डीएम को जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया है। ये जमीन आबादी से दूर होगी और उद्योग की जरूरतों को देखते हुए चिन्हित की जाएगी। जब जिलों में उद्योग लगेंगे तो रोजगार के बम्पर अवसर भी खुलेंगे। भड़काऊ बयानबाजी को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद उनकी राजनीतिक पार्टी को एक और झटका लगा है। आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को नई दिल्ली जिले के संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिए गए एमआईएम के 30 कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें सरकारी काम में बाधा डालने, भीड़ में शामिल होकर उपद्रव करने और आपराधिक कृत्य के लिए इकट्ठा होने से संबंधित धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। मौ को इंसाफ मिले, अक़लियतों को उनका हक़ मिले और मुसलमानों को भारत के लोकतंत्र में, भारत की सियासत में हमको अपना जायज़ मुक़ाम मिलना चाहिए। और इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी कोशिश ये है कि मुसलमान, दलित और कमज़ोर तबक़ात को लेकर एक सियासी लीडरशिप को बनाया जाए। और यही कोशिश हम लोग अब तक करते आए हैं, क्योंकि हमारा मानना यह है कि जब तक आपकी एक सियासी ताकत नहीं बनेगी, आपके मसाइल की तर्जुमानी नहीं होगी, आपकी तकालीफ दूर नहीं होंगी। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बल्दिया हो, ज़िला परिषद हो, ग्राम पंचायत हो, असम्बली हो या पार्लियामेंट हो, यहाँ पर आपको अपने नुमाइंदों को कामयाब करना बेहद ज़रूरी है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि मजलिस फ़िरक़ा परस्त है। तो फिर जो दूसरी नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं
और बीजेपी है, जब वो कास्ट के ऊपर पॉलिटिक्स करती है तो उस पर किसी को इतराज़ नहीं होता। जब उनके पास टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो देखा जाता है कि फ़लाँ मुकाम पर किसका परसेंटेज ज़्यादा है, मगर जब बात आती है दलितों की और अक़लियतों की तो फ़ौरन ये कहा जाता है कि देखो ये लोग फ़िरक़ा परस्ती कर रहे हैं। तो इसीलिए हम आपसे एक अपील कर रहे हैं कि वक्त और हालात का तकाज़ा ये है कि हमको मध्य प्रदेश में भी मजलिस को मजबूत करना है। और आप लोग देख चुके हैं, आप लोग जान चुके हैं, मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि जब कांग्रेस को इक़्तिदार मिला तो उनको इक़्तिदार वो बचा नहीं पाए, उन्हीं के एमएलएज़ निकल कर बीजेपी में भाग गए, जिसकी वजह से आज बीजेपी वहाँ पर सत्ता में है। अब उसका ज़िम्मेदार तो मजलिस को नहीं खड़ा कर सकते आप, क्योंकि आप ही के एमएलए जिसको मध्य प्रदेश की जनता ने, अवाम ने कामयाब किया, वो बीजेपी में भाग गए और बीजेपी को वहाँ पर सत्ता दी और दोबारा बीजेपी का मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि हम हुकूमतों को बदल नहीं सकते, मगर हम अपने वोटों से कमज़ोर तबक़ात को साथ लेकर हम अपने नुमाइंदों को कामयाब करने की हमारे पास सलाहियत है और हमारे पास उसकी ताकत भी है। तो हमको इस पर काम करने की ज़रूरत है। आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि खरगोन में और सेंधवा में जो तमाशा हुआ और बग़ैर नोटिस दिए, मेरे ख़्याल से खरगोन में सेंधवा में 13 या खरगोन में 22 घरों को, दुकानों को बग़ैर नोटिस दिए बुलडोज़र लगा दिया गया, जिसमें वो एक वसीम शेख जिसके हाथ कटे हुए हैं उसका घर भी शामिल, दुकान शामिल है। फिर वहाँ पर एक वाक़या हुआ कि एक लड़के ने किसी लड़की से शादी की तो वहाँ के डीएम साहब ने ये कहा कि ये एंटी नेशनल है और उसका घर तोड़ दिया। उस लड़की को जबलपुर हाई कोर्ट जाकर कोर्ट से ऑर्डर लेकर अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ का कोर्ट से मुतालबा करना पड़ा और कोर्ट ने ऑर्डर पास किया उसके हक़ में। तो ये मौजूदा हालात हैं जिस पर आपको और हमको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मुत्तहिद रहिए, और अगर आप मुत्तहिद रहकर काम करेंगे और एक डिसिप्लिन के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे यकीन है कि हम लोग कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर हर कोई बोलेगा कि मैं मध्य प्रदेश का नेता हूँ, मैं फ़ैसले कर लूँगा, अगर कोई ये कहेगा कि मध्य प्रदेश का सदर मैं हूँ, ऐसा नहीं होने वाला है।